दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो हैं पल्लवी विनोद जी, जो लेखिका हैं, साथ ही साथ कवयित्री भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं। इनकी जो लेखन यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, आज हम इस पे बात करेंगे और किस तरीके से सोशल मीडिया आज के जो लेखक हैं उनको आगे बढ़ाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। साथ ही साथ जो महिलाएं इस क्षेत्र में हैं वो किस तरीके के विषयों को लेकर लेखन कर रही हैं और आगे क्या फ्यूचर में पल्लवी जी का अपना प्लान है, इस पे आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पल्लवी जी, आपकी जो यात्रा है लेखन की कैसे शुरू हुई? लेखन की यात्रा तो बचपन से ही लिखते थे जी। डायरी में लिखते थे। अपने कॉलेज टाइम में हम बेस्ट डिबेटर और कविताओं में भी बहुत इनाम जीतते थे। लेकिन फिर शादी के बाद अपनी डायरियों में सिमट गया वो सब। अच्छा। फिर करीब 5-6 साल पहले सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लोग लिखते हैं, तो मुझे लगा अच्छा यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे अपने वॉल पे डालते थे, लोगों का प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन फिर उसके बाद हमने कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखे, कुछ पेजेस पे लिखे, वहाँ बहुत प्रोत्साहन मिला। कुछ छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में जीतते गए। फिर धीरे धीरे इसको मैंने एक हॉबी बना के और पैशन की तरह फिर आगे बढ़ते गए। पहले जो लिखते थे डायरियों में, वही आपसे कहे फेसबुक पे वो डायरी ही बन गया। फेसबुक वॉल ही हमारी डायरी बन गया। बस ऐसे ही शुरू हुआ। फिर लोगों को पसंद आया, फिर छपने भी, प्रकाशित कराना भी शुरू किया कुछ। अच्छा। ऐसे ही बढ़ता गया। तो ये तो सही बात है कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो तमाम नए लेखक हैं या जो पुराने भी लेखक हैं उन सभी को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। और उसमें होता क्या है कि जो हमारे विषय हमें अभी पसंद होते हैं, हमें लगता है कि लिखना चाहिए, हम तुरंत के तुरंत लिख लेते हैं। जब प्रिंट मीडिया और अखबार का दौर था तो वो ये था कि हम आज लिखते थे, वो काफ़ी समय बाद मिलता था, फिर वो पाठकों तक पहुंचता था, एक डिले होता था। जी। सोशल मीडिया पे क्या हुआ कि अभी हमने सोचा, अभी लिखा और तुरंत वो पाठकों तक पहुंचा और वहाँ से रिएक्शन भी शुरू हो गया। तो आपको कैसा लगा जब लोग रिएक्ट करते हैं और किन विषयों पर ज़्यादा आप लिखती हैं? सबसे मेरा प्रिय विषय तो महिलाएं और प्रेम ही रहा है। जी। महिलाओं पे मैंने लिखा क्योंकि हम खुद महिलाएं, तो हम जानते हैं कि महिलाओं का संग क्या होता है, कैसी समस्याएं हैं। हम दादी नानी की कहानियां भी सुने, हमने माँ की कहानियां भी सुनी, हमने अपने जीवन की भी जो संघर्ष हैं उनको भी देखा। फिर आगे जो हमें लगता है कि अब ऐसा बदलाव आना चाहिए, जी, पीढ़ियों में इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, बदल जानी चाहिए, वो लिखा। तो महिलाओं पे लिखा। फिर प्रेम भी मेरा प्रिय विषय है, क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है। जब प्रेम का वाद सब जगह फैल जाएगा तो ना पुरुषवाद रहेगा ना नारीवाद रहेगा, हर जगह समानता आ जाएगी। तो प्रेम और फिर जीवन से जुड़े जो भी मेरे अनुभव हैं उस पर लिखती हूँ। आपको कविताएं लिखना ज़्यादा पसंद है या कहानियाँ? कविताएं जी, शुरू से मैं कविताएं ही लिखती आ रही थी। अच्छा। तो कविताएं मेरा सबसे पहला वो है। कविताओं का क्या है ना कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमें शुरू कैसे करना है, हमें अंत करना है कैसे। आप अपना दिमाग वहाँ नहीं चलाते हैं। आपके मन में विचार आए, आपने शब्दों में ढाला, अब ठीक है, जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं, आप परिपक्व होती जाती है आपकी लेखनी। लेकिन कविताओं में आप कुछ बनावटी बना नहीं होता है। जो आपका मन है वो सीधे उतर के चला आता है। कहानियों में आप सोचते हैं कि इसको इस तरह हम अपने पात्र को सुसज्जित भी कर सकते हैं, खलनायक भी बना सकते हैं। लेकिन कविताएं तो जीवन से जुड़ी होती हैं, तो हमने एक भाव को लिख दिया और ख़त्म हो गई बातें। आपके जो पाठक हैं वो आपका कविताएं ज़्यादा पसंद करते हैं या कहानियाँ? रिएक्शन कहाँ ज़्यादा आते हैं? पहले तो सब लोग कविताएं ही पसंद करते थे। इधर कुछ लघु कथाएं मैंने लिखी, उनको भी बहुत पसंद किया गया, जो जीवन से जुड़ी हुई थी। गद्य भी बहुत लोग, एक बहुत अच्छी कवित्री हैं रूपम मिश्रा, वो मुझे कहती हैं आप गद्य बहुत अच्छा लिखती हैं। समझ नहीं आता है, हर तरह के पाठक हैं। वैसे कविताओं पे ज़्यादा है। मुझे लगता है कि पाठकों को जो पसंद होता है वो रचना को अपने हिसाब से लेते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आज की जो समय चल रहा है उसमें किस तरीके की कहानियाँ या कविताएँ लोगों को लिखनी चाहिए? अगर आप नए लोगों को जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर लिखने या जो प्रिंट में भी लिख रहे हैं, उनके लिए कैसे बताना चाहती हैं? लिखने को तो शैलेंद्र जी ये है कि आप अपना मन ही लिख सकते हैं। आप ये सोच के नहीं लिख सकते हैं कि हमें इस पे लिखना। अगर हम ये सोच के हम कॉपी पेन लेके बैठे
कि हमें चलिए देश की किसी बात पे लिखना है, हम चाह के भी नहीं लिख सकते। अच्छा। जब तक आपके मन में वो विचारों का आंदोलन नहीं होगा, उठापटक नहीं होगी, आप नहीं लिख सकते। और लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं तो अच्छा लिख नहीं सकते। आज की पीढ़ी में एक नई चीज़ देखने को आई है कि वो लिखते तो बहुत हैं जी, लेकिन पढ़ना उनका कम होता जा रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है। तभी तो फिर वो लेखन में वो परिपक्वता आपको समझ में आ जाएगा। जो पढ़ते हैं उनकी लेखनी और जो नहीं पढ़े उनकी लेखनी में अंतर समझ में आ जाता है। इतने कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहेंगे कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप नहीं लिख सकते। कुछ लोग वो गॉड गिफ्टेड चीज़ है, लेखन भी गॉड गिफ्टेड है। जैसे चित्रकारी आप सीख के नहीं कर सकते, वैसे लेखन भी सीख के नहीं हो सकता। आप परिपक्व हो सकते हैं लेकिन ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। फिर भी आप कितना लिखेंगे? मान लीजिए हमने 50 कविताएं आज तक लिख दी, उनके बाद हमने उसी टॉपिक पे 25 कविताएं लिख दी, तो जब तक हम अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो हमारे विचार में फिर वो नई ताजगी नहीं आएगी, कुछ नए शब्द नहीं आएंगे। वही हम लिखते जाएंगे, वही लिखते जाएंगे, तो कितना कोई पढ़ेगा? तो हमें लगता है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पहले बहुत सारी वाद विवाद होते थे, बहुत सारे जो ऐसे आयोजन होते थे जिनमें कविताओं और कहानियों की चर्चा होती थी। आज वो बदल गए हैं, उनका प्लेटफॉर्म बदल गया। सोशल मीडिया पर अभी भी वो ऐसे कार्यक्रम अब धीरे धीरे आयोजित होने लगे हैं। इन कार्यक्रमों से लेखन को क्या मदद मिलती है? मिलती तो है लेखन को मदद। जैसे अब कवि की, मैं तो कविताओं की बात करूंगी, तो पहले कवि सम्मेलन वगैरह हुआ करते थे। आप उसके लिए अब 10 कवि हैं, 10 तरह की चीज़ें आपको निकल के आती थी, श्रोता को भी और जो कहते थे उनको भी। और पहचान है और आपको जो एप्रिसिएशन मिलता है, आपकी तारीफ होती है, तो इससे कुछ तो प्रोत्साहन तो मिलता ही है। वही मैंने कहा, जब मैं डायरी में लिख रही हूँ तो मैं क्या जानूंगी मैं कैसे डायरी में कैद हो गई। बिल्कुल। यहाँ ये है कि जो लिखा वो तुरंत। और सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। मैं सोच ही नहीं पाती कि हाँ लोगों को इतना पसंद आ रहा है। अपने घर के लोग तो, अपने पिता माता पिता तो सब लोग तारीफ करते ही अपने बच्चों का, लेकिन जब अनजान लोग या कुछ बड़े कवि या बड़े लेखक आके आपको कहते हैं कि आप अच्छा लिखते हैं, तो आपको प्रोत्साहन मिलता है। वो भूमिका तो निभाता है। इस तरह के सम्मेलन और सोशल मीडिया इन सब चीज़ों की भूमिका निभा रहा है। कवि और जो कहानी है उनमें आपका आइडियल किसकी सबसे ज़्यादा कविताएं आप पसंद करती हैं, कहानियाँ पसंद करती हैं? बहुत सारे हैं। पुराने टाइम से लेंगे तो हमें शुरू में हमको रामधारी सिंह दिनकर जी का, फिर इनका महादेवी वर्मा जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, ये सब पढ़ते फिर अभी धीरे धीरे इधर मैंने उनको पढ़ा। जब इधर के लेखकों में एकदम अभी समकालीन जाए तो मुझे शैलजा पाठक की बहुत अच्छी कविताएं लगती हैं। और कहानियों में पुराने टाइम वही है, पुराने तो बहुत सारे नाम हैं। प्रेमचंद लोगों को बहुत पसंद है। प्रेमचंद, शरदचंद हम बहुत पढ़ते थे। शरदचंद, प्रेमचंद, स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। टैगोर जी की कहानियाँ होती हैं। फिर बढ़ते बढ़ते फिर अब के हम जाएं तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं मुझे, और निर्मल वर्मा जी की बहुत पसंद आती हैं, मानव कौल की बहुत पसंद आती हैं। अभी हम समकालीन में भी बहुत नाम है, एक दो को लूँगी नहीं लूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कोई नहीं। पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की ज़्यादा होती थी। आप प्रेमचंद को ले लीजिए या टैगोर का साहित्य, तो ये सब इनमें उनकी प्रमुखता रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो हमारा गांव है और ग्रामीण परिवेश है वो कहानियों से भी और उसी के कारण शायद फिल्मों से भी एक गायब सा होता जा रहा है। क्या लगता है आपको? पहले मुझे लगता है ग्रामीण परिवेश ज़्यादा था, अब गांव सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पुरखों में जो थे लोग गांव में, अब कौन गांव में रह रहा है? अपने रिश्तेदारों में हम अपनी बात करें तो एक दो लोग को छोड़ के कोई गांव में नहीं रह रहा है। जो गांव में रह रहा है वो खेती बाड़ी में अपने में व्यस्त हैं। उनको तो जो समस्याएं होंगी, अब आप ये सोचिए कि हम लोग की माँ पूरे घर का काम करती थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो वो
वो विषय था उस समय। अब विषय है कि हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारे संग कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो विषय तो बदलेंगे ही, ऑब्वियस है, विषय बदलेंगे ही। उसी वजह से बदलाव हाँ, बदलाव। लिखने वाले लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, ग्रामीण परिवेश पे कुछ लोग लिख रहे हैं, वहाँ की जो सच्चाई है वो, लेकिन बात वही हमें लगता है जहाँ आप रहेंगे आप उसी को लिखेंगे। शहर में बैठा आदमी अगर गाँव की सच्चाई लिखेगा तो वो बात नहीं आएगी। अब हम जाड़े की बारिश हो या बेमौसम की बारिश को हम आप खूब पकौड़े खा के एंजॉय करते हैं, गांव में रहने वाला नहीं एंजॉय करता, उसको चिंता होती है हमारी फसल खराब हो जाएगी ये। तो आप वहाँ पे आप मानसिक स्थिति का ही अंतर है ना, जो आप देख ही नहीं रहे वो आप कहाँ से लिख पाएंगे। अगर हम लिख रहे हैं तो या तो हम कहीं ना कहीं से जुड़े हैं या हम नाटक कर रहे हैं। वो हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं लिख सकते किसी भी चीज़ को। कहानियों में ऐसे ही एक और वाद चलता है नारीवाद का, क्योंकि आप महिला हैं और महिला लेखन को प्रमुखता से दिखती हैं। तो मेरा सवाल था कि नारीवाद और पुरुषवाद में जो एक खेमेबंदी चलती है, ये कितना प्रभावित करती है साहित्य को? नारी की कहानी तो पुरुष भी लिख सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं लिख सकता। अच्छा, वही मैं फिर कहूँगी, जो चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते वो नहीं लिख सकते। आप पहले की आप छायावाद की कविताएं पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, उस समय आपने नारी को सुसज्जित रूप में दिखाया, कमर पतली, शरीर, बाल, आपने यही तो लिखा था शुरू में। माफ़ी चाहती हूँ अपने सब सीनियर वरिष्ठ लेखकों से, लेकिन आपने क्या लिखा था? जब तक मन्नू भंडारी जी ने जो लिखा है, जो शिवानी जी ने लिखा है, फिर मालती जोशी हैं, ऐसे बहुत नाम हैं। जब नारी आगे बढ़ी, उन्होंने जो लिखा, प्रेमवदा जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक नौकरी करती हुई औरत को भी उन्होंने लिखा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर आपने या तो औरतों को खलनायिका दिखाया या ऐसी नायिका दिखाया कि जो बिल्कुल कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, वो सती सावित्री होती है, उसके मन में कोई उमंग नहीं है, अगर उसके संग शोषण हो रहा है तो भी वो घर परिवार। माँ को इस रूप में दिखाया कि माँ का कोई अपना वजूद नहीं है, यही तो दिखाया गया ना कि माँ सिर्फ बच्चे के लिए समर्पित है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? माँओं का भी मन करता है कि उनकी भी एक लाइफ हो, उनका भी अपना एक सर्कल हो, उनके भी अरमान है। हम लोग की माएँ थी कि वही देखती आई, वही, उन लोगों को यही नहीं पता था कि उनको खाने में क्या पसंद है उनको। लेकिन आज के ज़माना जब हम लोगों ने अपनी बात कही तो हम यही कहेंगे कि पुरुष कभी नारी को इस तरह से नहीं लिख सकते। इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, तो जिस तरह से हम समझ रहे हैं उस तरह से हम शायद आपको उस तरह से ना लिख पाएँ। हाँ, एक और विषय है कि आज की जो कहानी है, कहानी का समय के हिसाब से कहानियों के विषय बदलते रहते हैं, जैसा हम लोग बात कर रहे थे। तो अब किस टाइप की कहानियाँ लिखनी चाहिए जो युवाओं को, खासतौर से पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज ये भी आ रहा है कि धीरे धीरे जो नया वर्ग है वो हमारी कहानियों से पीछे हटता जा रहा है। हाँ, वही, उसका भी वही बात है कि हमें लगता है कि अभी जो वर्तमान समय जो समस्याएं हैं या वर्तमान माहौल से जुड़ी कहानियां लिखेंगे तो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। अब जैसे हम समाज की स्थिति पे लिखते हैं, आजकल हम लोग देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाद है, चाहे अमीरी है, गरीबी है, चाहे जात पात है, चाहे कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में क्या हो रहा है, रियल लाइफ वहाँ की क्या है। आप वो लिखेंगे तो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। अब आपने अभी कहा कि गांव नहीं लिख रहे हैं, गांव पे लिख दें हम तो वो उस बच्चे को क्या अट्रैक्ट करेगा जो शहरों में जी रहा है। तो जो आज के विषय हैं, जो इस समय की समस्याएं हैं, औरतों की भी समस्याएं, अब हम रोना धोना नहीं लिख सकते। कितने दिन हम रोना धोना लिखेंगे कि औरतों के संग ये हुआ। अब हमें ये लिखना है कि हमको आगे बढ़ना है, हमें कैसे समाज में अपनी स्थिति को बरकरार रखना है, हमें कैसे लड़ना है कि हम पे आँच भी ना आए। और ये पुरुषवाद नारीवाद का झगड़ा भी सही नहीं है, बैलेंस बनाना होगा। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बैलेंस बना के इन सब विषयों पे लिखना होगा। अब हमको भी बहुत रोती धोती कविताएं हमको खुद नहीं पसंद आती हैं। एक टाइम था जो हम लोग को किया था, लेकिन धीरे धीरे लगता है कितना रोएं। हम एक कविता भी लिख रहे थे, अभी पूरी भी नहीं हुई है, कि आप बंद कर दो ना, वो बातें करना बंद कर दो जो हो चुकी। कितने दिन तक हम अपने जख्मों को लिखते रहेंगे? अब मरहम लगाने का टाइम आ गया है। तो अब मरहम लगाने का टाइम आ चुका है। कुछ और आपकी हॉबीज़ हैं जो आप बताना चाहती हैं? हॉबीज़ में कुकिंग है। अच्छा। खाना अच्छा बनाना अच्छा लगता है और बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे पेट्स के संग टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत बागबानी।
अच्छा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो आप बिहार से जुड़ी हैं जी। और यूपी में आपकी शादी हुई या यूपी में अब रह रही हैं? हाँ, हम लोग यूपी में रह। दोनों प्रदेशों को अगर देखें तो क्या साहित्य और उसमें अंतर है आज के सोच और परिवेश में? बिहार के लोग तो साहित्य में बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे हैं। बिहार से हम उस तरह से नहीं जुड़े, पैदाइश भी हमारी यूपी की है, लेकिन जितना जानते हैं बिहार में अभी भी बहुत पिछड़ापन है। कहीं पे ऐसा नहीं है, मैथिल जहाँ पे मिथिलांचल है वो थोड़ा सा समृद्ध है, लेकिन हमारा एरिया जो भोजपुर है तो वो अभी बहुत पिछड़ापन है, साहित्यिक रूप से भी थोड़ा पिछड़ा ही पन है। अभी भी वहाँ लोग ज़मीनी स्तर की लड़ाइयों में बहुत व्यस्त हैं। और उत्तर प्रदेश में फिर भी वहाँ से अच्छा माहौल है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में। महिलाओं की भी स्थिति उत्तर प्रदेश में ज़्यादा स्थिति अच्छी है। बिहार में जितना अब जैसे से आप पश्चिम की तरफ जाइए और अच्छा होता जाता है। तो साहित्य में भी के नाम बहुत, हमारी मेरी प्रिय कवित्री, नाम लेना भूल गए थे, अनुपमा जी, वो भी बिहार की हैं। अच्छा। सॉरी, अनामिका जी। अनामिका जी वो जितना अच्छा लिखती हैं, मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि कोई इतना अच्छा कभी लिख पाए। तो ऐसा भी नहीं कह सकते, बिहार ने तो साहित्य को बहुत योगदान दिया है। भरे हुए हैं बिहार के लोग, साहित्य में भी है, प्रशासन में भी है। जी। तो आगे क्या प्लानिंग है आपको अपनी कविताओं और कहानियों को लेकर? कोई बुक वगैरह आ रही है? हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, आ जाए अगले साल तक। अच्छा। थोड़ी आलसी भी बहुत हूँ मैं सब मामलों में। 2022 में मतलब हम लोगों को नई रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी। भी रहेंगी। हाँ, एक संकलन हम भी चाह रहे हैं, मेरी कविताओं का एक संकलन आ जाए जी। असल में इधर बीच में कुछ पारिवारिक इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा व्यस्त रहे। हाँ, महिलाओं के ऊपर वो जिम्मेदारियाँ भी हैं। जी। अगले साल तक हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे लेखन है तो बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों के साथ लेखन महिलाओं को करना पड़ता है जी। वो अब जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि अगर आप लोग कहें कि घर का काम वो अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चों के भी करियर का टाइम है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो अब हम जैसे कभी कभी होता है हम कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ लिखने बैठे, तब तक का बेटा आके पूछ लेता है, मम्मी ये कैसे होगा। फिर जब वो एक बार प्रवाह टूटा तो वो टूट गया, फिर वो आप उस प्रवाह में नहीं आ सकते। हम चाह के भी रूम बंद करके 5-6 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, बच्चे हैं घर में, वो हम लोग औरतों का मन भी नहीं हो पाता है उस तरह का, कुछ जुड़े हम ज़्यादा हैं अभी। लेकिन इसी से नए विषय भी तो मिल सकते हैं। हाँ, विषय भी मिलते हैं जी। तो आखिरी में चलते चलते आप कुछ और कहना चाहती हैं, हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करना चाहती हैं? दर्शकों के साथ यही कि मेरी कविताएं पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, प्रोत्साहन दीजिए और साहित्य से जुड़िए। लोग, मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था कि दीदी अब हिंदी कौन पढ़ता है? बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, सब इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा है जो खुद वो भी बहुत अच्छा लिखता है, वो इंग्लिश में लिखता है, लेकिन वो मेरा पढ़ता है। वो जब आप अपने बच्चों को भी साहित्य से जोड़िए, हिंदी साहित्य से ज़रूर जोड़िए। जब तक बच्चे हिंदी साहित्य से नहीं जुड़ेंगे तो हम अपने जो जड़ों को नहीं और मजबूत कर पाएंगे। अपने संस्कृति कहिए या अपना मन कहिए, अपनी भाषा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जो बात हम अपनी भाषा में करके लिख के या पढ़ के कह सकते हैं, वो दूसरी भाषाओं में नहीं कह सकते। और बस अच्छा पढ़िए, सबसे अच्छा पढ़ते रहिए। तो सभी साथियों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने लंबे समय तक सुना। और पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। और हम लोग फिर पल्लवी जी से मिलेंगे, इनकी कुछ रचनाएं भी सुनेंगे। आज पहली बार था, ये भी बिना तैयारी के थी, तो हमने इंटरव्यू में इसको रखा है। अगली बार हम कविता का जो पाठ है वो ज़रूर सुनेंगे पल्लवी जी से। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।